दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो किसी कमजोर दिलवाले के लिए नहीं है। ये कहानी है हिम्मत, दर्द, बेबसी और उस जज्बे की जो मौत के साए में भी अपने देश के लिए धड़कता है। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी भारतीय जासूस जिसने अपने वतन के लिए खुद को मिटा दिया, लेकिन बदले में उसे मिला पाकिस्तान की एक ऐसी खौफनाक जेल का अंधेरा जहां मौत भीख मांगने पर भी नसीब नहीं होती थी। रिया दिल्ली की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और ज़हीन लड़की थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी। उसके पास गजब का फोटोग्राफिक मेमोरी, देखी हुई चीजों को कभी ना भूलने की क्षमता और कई भाषाओं पर शानदार पकड़ थी। वो उर्दू, पश्तो, पंजाबी और अरबी ऐसे बोलती थी जैसे वही उसकी मातृभाषा हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रही रिया की इस असाधारण प्रतिभा पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की नजर पड़ी। रॉ के एक सीनियर ऑफिसर, जिन्हें हम सरदार के नाम से जानेंगे, उन्होंने रिया को अप्रोच किया। सरदार ने रिया की आंखों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की वो आग देखी थी जो किसी भी बेहतरीन जासूस का पहला हथियार होती है। रिया को जब रॉ में काम करने का ऑफर मिला तो उसने बिना एक पल सोचे हाँ कर दी। शुरू हुआ महीनों का वो कड़ा और खतरनाक ट्रेनिंग सेशन, जहां रिया को शारीरिक और मानसिक रूप से फौलाद बनाया गया। उसे सिखाया गया कि कैसे झूठ को सच की तरह जीना है, कैसे बिना कोई सुराग छोड़े दुश्मन की जड़ें काटनी है, और सबसे जरूरी बात, अगर पकड़े जाओ तो मौत को कैसे गले लगाना है। ट्रेनिंग के बाद रिया का वजूद मिटा दिया गया। उसके सारे सरकारी रिकॉर्ड जला दिए गए। अब वो रिया नहीं थी, अब वो थी जोया अली, दुबई से पाकिस्तान लौटी एक अमीर और पढ़ी लिखी बिजनेसवुमन। एक नए नाम, नए पासपोर्ट और एक नई पहचान के साथ रिया ने लाहौर की जमीन पर कदम रखा। जोया अली के रूप में उसने बहुत जल्द लाहौर की एलीट क्लास और पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारियों के बीच अपनी पैठ बना ली। उसने एक एनजीओ शुरू किया जिसके बहाने वो पाकिस्तानी आर्मी के बड़े जनरलों और आईएसआई के अधिकारियों की पार्टियों में शामिल होने लगी। शुरुआती 6 महीने रिया के लिए किसी शानदार जीत की तरह थे। वो अपनी जान हथेली पर रखकर हर दिन एक नया खेल खेलती। उसने पाकिस्तानी सेना के कई खुफिया मूवमेंट, बॉर्डर पर होने वाली घुसपैठ की प्लानिंग और हथियारों के जखीरे से जुड़ी ऐसी गुप्त जानकारियां भारत पहुंचाईं जिससे पाकिस्तान के कई बड़े मंसूबे नाकाम हो गए। रॉ में रिया को उनकी सबसे बेहतरीन एसेट माना जाने लगा था। वो बिल्कुल उनके राडार के नीचे रहकर काम कर रही थी। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना, जासूसी की दुनिया में आपका एक गलत कदम और आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। 6 महीने के अंत में रिया एक बेहद संवेदनशील गुप्त जानकारी भारत भेज रही थी, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। पाकिस्तान की आईएसआई ने एक नया एंटी सिग्नल राडार सिस्टम लगाया था जिसने रिया के एन्क्रिप्टेड रेडियो सिग्नल को पकड़ लिया। रात के करीब 2 बज रहे थे। रिया लाहौर के अपने सेफ हाउस में सो रही थी। अचानक दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूटा। इससे पहले कि रिया संभल पाती या अपनी जान देने के लिए साइनाइड का कैप्सूल निगल पाती, दर्जनों हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिकों ने उसे घेर लिया। उसे बुरी तरह पीटा गया, उसके हाथ पैर बांधे गए और उसके सिर पर एक काला बैग पहनाकर उसे एक अज्ञात जगह पर ले जाया गया। ये जगह पाकिस्तान की कोई आम जेल नहीं थी। ये आईएसआई का एक ब्लैक साइट था जिसका नामो निशान किसी नक्शे पर नहीं था। जब रिया के सिर से वो काला पर्दा हटाया गया तो वो एक सीलन भरी, बदबूदार और खून से सनी एक छोटी सी काल कोठरी में थी। सामने खड़ा था आईएसआई का एक बेरहम ऑफिसर, मेजर तारिक। तारिक को पता चल चुका था कि ये लड़की कोई आम पाकिस्तानी नहीं बल्कि एक इंडियन स्पाई है। तुम्हें क्या लगता है हिंदुस्तान की बेटी, तुम यहां से जिंदा लौटोगी? तारिक की आवाज में एक खौफनाक शैतानी हंसी थी। यहां से रिया की जिंदगी एक ऐसे नर्क में तब्दील हो गई जिसकी कल्पना करके भी इंसान की रूह कांप जाए। पूछताछ के नाम पर उसके साथ वो दरिंदगी शुरू हुई जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। शुरुआती दिनों में उसे भूखा प्यासा रखा गया, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया और कोड़ों से इतना मारा गया कि उसकी पीठ की खाल उधड़ गई। उसके नाखूनों को प्लास से खींच कर निकाल दिया गया। लेकिन रिया के होंठ सिले रहे। दर्द से चीखें तो निकलीं, लेकिन भारत का कोई राज उसके मुंह से नहीं निकला। जब शारीरिक यातनाएं रिया का जज्बा नहीं तोड़ पाईं, तो उन दरिंदों ने उसकी आत्मा को तोड़ने का फैसला किया। उसकी धार्मिक और मानसिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए जब रिया भूख से तड़प रही होती तो उसे जबरदस्ती सूअर का मांस खिलाया जाता।
उसे गालियां दी जाती, उसे दिमागी तौर पर पागल करने के लिए रात दिन तेज आवाज वाले सायरन बजाए जाते। लेकिन दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। पाकिस्तानी सेना और जेल के उन अफसरों ने जब देखा कि ये लड़की अपना मुंह नहीं खोल रही है, तो उन्होंने इंसानियत की बची खुची सारी हदें पार कर दी। रिया अब उनके लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक खिलौना बन गई थी, जिस पर वे अपना पूरा जानवरों वाला गुस्सा उतारते थे। उस अंधेरी कोठरी में दिन और रात का कोई फर्क नहीं था। हर रोज सुबह और शाम ड्यूटी पर मौजूद आर्मी और जेल के अधिकारी उसकी कोठरी में आते। रिया के हाथ पैर जंजीरों से बंधे होते थे। वे उसके जिस्म को नोचते, उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते और वहशीपन की सारी हदें पार कर जाते। रिया रोती, तड़पती, रहम की भीख मांगती, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। हर रोज उसके आत्मसम्मान को पैरों तले कुचला जाता। उन दरिंदों ने उसके शरीर को ऐसा नोचा था कि रिया अब एक जिंदा लाश में तब्दील हो चुकी थी। उसके शरीर पर एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां नीले या लाल निशान न हो। उसकी आत्मा पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो कई कई दिनों तक सदमे में बेहोश पड़ी रहती। इस नर्क में रहते हुए रिया को लगभग 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। वो दिन रात बस अपनी मौत की दुआ मांगती थी। लेकिन तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अंदर तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया। रिया को अपने शरीर में कुछ अजीब से बदलाव महसूस होने लगे। उसका स्वास्थ्य और ज्यादा बिगड़ने लगा। उसे लगातार उल्टियां आने लगीं। जब जेल की एक महिला डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो जो सच्चाई सामने आई, उसने रिया के पैरों तले जमीन खिसका दी। रिया प्रेग्नेंट थी। उन दरिंदों के रोज रोज के जुल्मों और हवस का नतीजा अब उसके कोख में पल रहा था। एक पाकिस्तानी दरिंदे का खून, उन जालिमों के जुल्म की निशानी उसके पेट में पल रही थी। जब रिया को यह पता चला तो वो पागलों की तरह चीख पड़ी। उसने अपने ही पेट पर मुक्के मार मार कर उस बच्चे को गिराने की, खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके कमजोर शरीर में इतनी ताकत ही नहीं बची थी। पहरेदारों ने उसे जंजीरों में और कसकर जकड़ दिया। उस रात रिया अपनी काल कोठरी में जंजीरों से बंधी, खून और आंसुओं से लथपथ लेटी थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका देश, उसका परिवार उससे बहुत दूर था और अब उसके वजूद को एक ऐसी निशानी के साथ कलंकित कर दिया गया था जिससे वो नफरत करती थी। ऐसा लग रहा था मानो रिया की कहानी अब इसी घुटन, अंधेरे और एक गुमनाम मौत पर खत्म हो जाएगी। गर्भावस्था के 3 महीने में रिया अपनी काल कोठरी के ठंडे फर्श पर पड़ी थी। वो रो रही थी। तभी उसे अपने पेट में एक हल्की सी हलचल महसूस हुई। उस हलचल ने रिया के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ा दिया। उसे अचानक दिल्ली में अपने रॉ चीफ सरदार की कही एक बात याद आ गई। रिया, एक जासूस का शरीर दुश्मन का गुलाम हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा आजाद रहता है। जब मौत सामने खड़ी हो तो अपने सबसे बड़े डर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लेना। रिया ने अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों में अब बेबसी नहीं बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा और बदले की आग थी। उसने फैसला कर लिया कि वो इस नर्क में घुट घुट कर नहीं मरेगी। इन दरिंदों ने जो पाप उसके कोख में डाला है, वो उसी पाप को अपनी ढाल बनाएगी। उस दिन के बाद रिया ने रोना बंद कर दिया। जेल के संतरी हैरान थे कि जो लड़की कल तक मौत की भीख मांग रही थी, उसकी आंखों में अब ये खौफनाक खामोशी कैसी है। रिया ने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो चुपचाप सब कुछ नोटिस करने लगी। संतरियों की ड्यूटी कब बदलती है, जेल की लाइट कितने बजे कटती है, मेजर तारिक कब आता है। उसने ध्यान दिया कि रात के ठीक 3 से 3:15 बजे के बीच जब शिफ्ट बदलती है, तब जेल की कॉरिडोर में 15 मिनट के लिए कोई गार्ड नहीं होता। उसने ये भी नोटिस किया कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और बेहद कमजोर है, इसलिए गार्ड्स अब उसे उतनी खूंखार कैदी नहीं मानते। उन्होंने उसकी जंजीरें थोड़ी ढीली कर दी थीं। रिया ने चुपचाप जेल के एक टूटे हुए बर्तन से लोहे का एक नुकीला और जंग लगा टुकड़ा निकाला और उसे अपने फटे कपड़ों के अंदर छिपा लिया। वो अपनी ताकत बचा रही थी। वो जानती थी कि उसे सिर्फ एक मौका मिलेगा और अगर वो चूकी तो मौत भी नसीब नहीं होगी। वक्त बीतता गया। रिया अब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका पेट काफी निकल आया था और वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। ये दिसंबर की एक सर्द और काली रात थी। लाहौर के आसमान में बिजली कड़क रही थी और मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गरज से जेल की दीवारें कांप रही थीं। रात के 1:45 बज रहे थे। रिया ने अपना दांव खेल दिया। उसने अचानक जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। वो फर्श पर लौटने लगी और दर्द से तड़पने का ऐसा नाटक किया मानो उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया हो।
उसने पहले से छिपाए हुए उस लोहे के नुकीले टुकड़े से अपनी जांघ पर एक गहरा कट लगा दिया ताकि फर्श पर खून फैल जाए। खून देखकर और रिया की भयानक चीखें सुनकर बाहर खड़ा संतरी घबरा गया। मेजर तारिक का सख्त आदेश था कि इस लड़की को मरने नहीं देना है। संतरी ने हड़बड़ाहट में सेल का ताला खोला और अंदर आया। जैसे ही वो संतरी रिया को उठाने के लिए झुका, 8 महीने की प्रेग्नेंट, कमजोर और टूटी हुई रिया के अंदर अचानक रॉ की वो खतरनाक एजेंट जाग उठी। बिजली की फुर्ती से रिया ने अपने हाथ में छिपाया हुआ लोहे का नुकीला टुकड़ा सीधा उस संतरी की गर्दन में घोंप दिया। संतरी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली और वो खून की उल्टियां करता हुआ वहीं ढेर हो गया। रिया की सांसें तेज चल रही थीं। उसने कांपते हाथों से संतरी की जेब से चाबियां निकाली, अपनी जंजीरें खोली और संतरी की लोडेड पिस्तौल अपने हाथ में ले ली। रिया सेल से बाहर आई। बाहर घुप अंधेरा था और बारिश का शोर इतना तेज था कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो दीवार के सहारे सहारे मेडिकल विंग की तरफ बढ़ी, क्योंकि वहीं से एग्जिट का एक छोटा रास्ता था। रिया धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी कि अचानक सामने से बूटों की आवाज आने लगी। रिया झटके से एक अंधेरे कोने में छिप गई। उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आने को हो रहा था। सामने से कोई और नहीं, खुद मेजर तारिक आ रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी। अगर उसने रिया को देख लिया होता तो खेल वहीं खत्म था। रिया ने अपनी पिस्तौल की ग्रिप कस ली। तारिक रिया के छिपने की जगह के बिल्कुल पास आकर रुका। उसने सिगरेट जलाई। रिया की सांसें अटकी हुई थीं और उसी वक्त उसके पेट में पल रहे बच्चे ने जोर की लात मारी। रिया के मुंह से हल्की सी सिसकी निकलने ही वाली थी कि उसने अपने दांतों से अपने ही होंठ को इतनी जोर से काट लिया कि खून बहने लगा, लेकिन उसने आवाज नहीं निकलने दी। तभी आसमान में एक जोरदार बिजली कड़की और तारिक आगे बढ़ गया। रिया ने राहत की सांस ली और तुरंत बाहर के वेंटिलेशन वाले दरवाजे की तरफ भागी। मौत की दौड़ और कुत्तों का शिकार। दरवाजे का ताला खोलकर रिया जैसे ही जेल की चार दीवारी से बाहर खुली हवा में आई, पीछे जेल में सायरन बजने लगा। टी 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 टी। गार्ड की लाश मिल चुकी थी। जेल में हड़कंप मच गया। सर्च लाइट्स घूमने लगी और खूंखार स्निफर डॉग्स खोल दिए गए। रिया के पास सोचने का वक्त नहीं था। 8 महीने के भारी पेट और नंगे पैरों के साथ वो लाहौर के उस घने कीचड़ भरे जंगल में भागने लगी। कांटे उसके पैरों को चीर रहे थे। बारिश उसे जमा रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी। पीछे कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आ रही थी। रिया जानती थी कि कुत्ते उसकी गंध सूंघ कर आ रहे हैं। सामने एक उफनती हुई बर्फीली नहर थी। बिना एक पल सोचे रिया ने उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी के बहाव ने उसे दूर तक धकेल दिया, लेकिन इससे कुत्तों के लिए उसकी गंध मिट गई। नहर पार करके रिया लगभग 15 किलोमीटर पैदल चली। सुबह के 4 बजने वाले थे। धुंध और कोहरे के बीच उसे कंटीले तार दिखाई दिए। वो भारत पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर था। रिया जैसे ही तारों के करीब पहुंची, पीछे से पाकिस्तानी रेंजरों की जीप की लाइट्स दिखाई दी। वे उसे ढूंढ चुके थे। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे, पीछे से पाकिस्तानी सैनिकों की आवाज आई। रिया ने रुकने के बजाय अपनी पिस्तौल से पीछे की तरफ 2 गोलियां चलाईं। जवाब में पाकिस्तानियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा बॉर्डर गूंज उठा। ये आवाज सुनकर उस पार भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान अलर्ट हो गए। रिया ने अपनी टॉर्च निकाली और रॉ का एक खास एसओएस मोर्स कोड सिग्नल फ्लैश किया। 3 छोटे, 3 बड़े, 3 छोटे फ्लैश। भारत की तरफ बैठे एक सीनियर कमांडेंट ने वो सिग्नल देखा। वो समझ गया कि ये कोई घुसपैठिया नहीं, बल्कि अपना कोई खतरे में है। कवर फायर दो, भारतीय कमांडर ने चीखते हुए ऑर्डर दिया। अब भारतीय पोस्ट से भारी मशीन गन से पाकिस्तानियों की तरफ गोलियों की बारिश होने लगी। पाकिस्तानी रेंजरों को पीछे हटना पड़ा। इसी फायरिंग के बीच 8 महीने की प्रेग्नेंट रिया ने कंटीले तारों के नीचे खोदे गए एक छोटे से गड्ढे से खुद को घिसटते हुए निकाला। तार उसके शरीर को छील रहे थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। जैसे ही रिया ने भारत की जमीन पर अपना हाथ रखा, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। भारतीय सैनिक दौड़कर उसके पास आए। खून और कीचड़ से लथपथ टूटे हुए शरीर वाली उस लड़की ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने भारतीय सेना की वर्दी देखी। उसने एक सैनिक का हाथ पकड़ा और उसकी कांपती हुई सूखी आवाज से सिर्फ 3 शब्द निकले, जय हिंद सर, और रिया बेहोश हो गई। रिया को तुरंत दिल्ली के आर्मी अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया। रॉ चीफ सरदार खुद वहां मौजूद थे। जब रिया को होश आया तो उसने खुद को एक साफ सुरक्षित कमरे में पाया। 2 दिन बाद रिया ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा उन दरिंदों की निशानी जरूर था, लेकिन रिया ने उसे एक अनाथालय में सौंप दिया। उसने कहा, यह मेरे शरीर पर लगे एक घाव की तरह है जिसे मैं मिटा नहीं सकती, लेकिन इसे अपनी कमजोरी भी नहीं बनने दूंगी।
रिया पाकिस्तान से सिर्फ अपनी जान बचाकर नहीं लाई थी, बल्कि अपने दिमाग में पाकिस्तानी सेना के हथियारों के डिपो और खुफिया ब्लैक साइट्स के पूरे नक्शे याद करके लाई थी। रिया की दी गई जानकारी पर बाद में भारत ने एक बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन किया और उस जेल को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। रिया आज भी जिंदा है। वो रॉ के ट्रेनिंग कैंप में नए जासूसों को सिखाती है कि जहन्नुम से भी वापस लौटा जा सकता है, बशर्ते आपके सीने में अपने वतन की आग जल रही हो। दोस्तों, ये थी उस गुमनाम जासूस की दिल दहला देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। जो लोग कहते हैं कि असली हीरो सिर्फ फिल्मों में होते हैं, उन्हें रिया जैसी बेटियों की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हिंद।